sound physical and mental health are prerequisites for a dignified human life. India is a signatory to the 2030 Agenda for Sustainable Development and is committed to achieving the SDGs, including SDG 3, to ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages. As India continues to be impacted by the challenges caused by the extended COVID-19 pandemic, its unprecedented impact on the mental health of the youth, who constitute nearly 27.5% of our population, must be addressed. The 2021 State of the World's Children Report notes that in India, 1 in 7 youth between 15 to 24 years reported feeling depressed during the pandemic. Keeping all this in mind, VYK organized a seminar on mental health and well-being at its campus on 18th May 2022. On this occasion, more than 100 youth and NGO representatives from various development organizations participated in the seminar. प्रॉब्लम सबके साथ है, बट आपके पास कोई हेल्पलाइन नहीं होता, नहीं तो आप डरते हैं कौन है जो सुनेगा, वो जज करेगा. सो नोबडी देयर विल जज यू, हु यू आर, वट एवर यू आर. वो आपको जैसे भी हैं एक्सेप्ट करेंगे एंड दे विल श्योरली हेल्प यू. सो यूज़ दैट हेल्पलाइन. हमेशा बोलते हैं ना कि भगवान को याद करो, तो वो भी भगवान जैसे हो सकते हैं कि आपकी जान बचा ले या आपको they try and prevent you from doing something wrong. And I hope that you learn something today. It's not necessary that you learn 100%, but like I said, even if you make a 1% of change, that will be really great. विश्व युवा केंद्र के सभागृह में आप सभी का एक तो मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं आप सभी का. आपका अगर स्वास्थ्य ठीक है तो सब कुछ ठीक है. उसमें भी आज हम लोग जिस बात पे यहाँ आए हैं बात करने के लिए, वो है मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस की. जो हमारे इसका कभी कभी हम बोलते हैं कि यही से सारा कुछ नियंत्रित होता है. कभी यही माइंड या इसका स्टेटस हमें पहाड़ों पे भी चढ़ा देता है और शायद कहीं खाई में भी कुदा देता है. तो मैं इसके डेप्थ में नहीं जाऊंगा. आज हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में 4 जो विद्वान बैठे हुए हैं वो इस फील्ड के माहिर हैं. मुझे उम्मीद है कि हम युवा, हम जितने लोग बैठे हुए हैं, इसके अलावा हम सभी आप चारों लोगों से कुछ न कुछ हासिल करने की कोशिश करेंगे. हम सभी लोग मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं पिछले 2 साल से. सबको मालूम है कोविड के टाइम पे कि हमारे शरीर पे और हमारे मन पे ये जो पेंडेमिक का असर है बहुत तरह से पड़ा है. तो एक चीज़ जो हुई है मेंटल हेल्थ, जो हम हमेशा बात करते थे कि एक सेंटर स्टेज मिले जिसके बारे में लोग बातचीत करना चाहें, शुरू करें और उसको नॉर्मल एक भाषा मिले, वो हमने बातचीत शुरू कर दी और उसी का एक हिस्सा है कि आज हम आपके सामने खड़े होकर इसके बारे में बात कर रहे हैं. तो एज अ कंट्री हम लोग यूथ में, उनकी प्रोडक्टिविटी में, उनके स्किल सेट में, उनके हेल्थ में काफ़ी कुछ इन्वेस्ट करते हैं. बिकॉज हमें लगता है ना सिर्फ ये एक यंग इंडिया है, बट इस वक्त आप सबसे रॉबस्ट होते हैं. मतलब आपकी फिज़िकल हेल्थ इस वक्त सबसे अच्छी होती है. मतलब इस वक्त अगर आपको बोले जाए कि आपको केदारनाथ यात्रा पे जाना है और इतने किलोमीटर चलना है, या आपको ट्रैकिंग पे जाना है या कुछ और करना है, तो आप बहुत अच्छे से खुशी खुशी चले जाते हैं. हम लोगों को थोड़ा सोचना पड़ता है. बट मेंटल हेल्थ के बारे में हम बहुत पीछे हैं. जहाँ तक अगर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ हैं या हार्ट डिजीज़ेज़ हैं या बाकी चीज़ें हैं, हम बहुत कुछ जानते हैं. एपिलेप्सी के बारे में भी बहुत कुछ जानने लगे. बट अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो बहुत कुछ हिडन है, बहुत कुछ स्टिग्मेटाइज है, बहुत ही मेडिकल मॉडल है. मालूम नहीं कि किसके पास जाना है, किससे बात करनी है, बात भी करनी है या नहीं करनी है. तो मतलब जब मैंने प्रैक्टिस शुरू करी थी तो लोग बोलते थे इट्स लाइक अ डार्क टनल, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी दोनों मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही पुअर थी. तो मतलब जब तक आप रोड की आखिर में नहीं है, मतलब जब तक आपको कोई सीरियस मेंटल हेल्थ इशू नहीं हो जाता, कोई भी साइकियाट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाता था.
सो इस वजह से जब हम बात करना शुरू करते हैं तो क्या वजह है कि इतने गैप्स हैं, तो जो डिलीवरी सिस्टम है जो हम लोग चाहते हैं, मतलब एज यंग पीपल व्हाट यू वांट फॉर मेंटल हेल्थ, एज प्रोफेशनल्स व्हाट वी वांट फॉर मेंटल हेल्थ, और जो अवेलेबल है उसमें बहुत गैप है। सबसे बड़ा गैप जो है कि बहुत ही मेडिकलाइज मॉडल है मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट का, मतलब हर चीज़ जो है वो मेडिसिन से ड्रिवन है। साइको सोशल केयर के बारे में कि इट इज़ वेरी नॉर्मल कि मेरे को एंग्जाइटी हो, मुझे मेरा मन उदास हो, मेरा आज स्टेज पे जाने का दिल नहीं है या मेरे को घबराहट होती है, ये कहना हमें दूसरे के लिए एक साइन ऑफ वीकनेस समझा जाता है। तो हमारे पास पहली बात एक भाषा नहीं है मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने के लिए। हमारे पास भाषा है ये कहने के लिए कि मेरे सिर में दर्द है, हमारे पास भाषा है ये कहने के लिए कि मेरा पेट खराब है, बट हम ये नहीं कह सकते कि आज मेरा मन उदास है, या आज मेरा स्कूल जाने का दिल नहीं कर रहा, या आज मुझे लग रहा है कि एग्ज़ाम आने वाले हैं बट मेरा को तो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, मेरा पेपर ठीक होगा कि नहीं होगा। अगर मैं किसी को बोलूँगा तो दोस्त क्या सोचेंगे मेरे बारे में, वो मुझे कमज़ोर समझेंगे। सो ये भाषा जो है हमने इतना शेम और स्टिग्मा में रखा हुआ है कि इसके बारे में बात करते ही लोग सोचते हैं ये तो पागलपन है, इसको तो किसी मतलब पहले ये साइकाट्रिस्ट के पास जाना, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना एक पागलपन की निशानी थी। Whereas now we believe in 20 years that I've been practicing that lot of young people are coming and talking about it कि हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे अपने करियर को प्लान करना है, हमारा पर्सनालिटी कैसा है, क्या हमारी जॉब के साथ मैच करेगा कि नहीं करेगा, हम कैसे और प्रोडक्टिव हो सकते हैं, मेरे रिलेशनशिप जैसे हैं, क्या परिवार वालों में पिताजी के साथ नहीं बनती बट मैं उसको रिजॉल्व करना चाहता हूँ, मैं उसके अंदर टेंशन में नहीं रहना चाहता। तो लोगों ने इसके बारे में बातचीत करना शुरू कर दिया, सो विच इज़ अ वेरी वेरी गुड साइन फॉर अस। द अदर थिंग इज़ कि क्वालिटी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स बहुत कम हैं। डेटा कहता है कि हमारे पास सिर्फ 9,000 साइकाट्रिस्ट हैं और लगभग 1,000 या 1,200 के करीब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। तो अगर हम बात करना भी चाहें तो किससे बात करें? तो बहुत ज़रूरी है कि हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करें, बहुत ज़रूरी है कि आप जैसे लोग वॉलंटियर करें, मेंटल हेल्थ के बारे में सीखें, किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करें विद यू नो वी हैव डन अ लॉट ऑफ कोर्सेज ऑन बेयरफुट काउंसलर्स, जहाँ पे एटलीस्ट आइडेंटिफिकेशन, ट्रीटमेंट एंड रेफरल हम कम्युनिटी लेवल पे कर सकें, और बहुत सारा लोड जो साइकोलॉजिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पे जाता है उससे पहले ही हम उसको डील कर सके। तो आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। पहली बात, इस भाषा को नॉर्मलाइज करने में, ये मानने में कि मेंटल हेल्थ हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सबका इस पे हमें सबको इसके बारे में बातचीत करनी है और हमें इसके बारे में सीखना है। मेंटल हेल्थ के बारे में आप जानेंगे तो आपकी बहुत सारी जो मिथ्स हैं या आपके मन में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो क्लियर होगी, तो आपको लगेगा अरे इतनी मुश्किल बात नहीं है किसी से बात करना, मैंने पहले सोचा क्यों नहीं, मैंने क्यों सोचा कि ये बहुत बड़ी बात है, किसी को बताना इसके बारे में ठीक नहीं है। अब हम क्या करें कि एक अच्छा सिस्टम बने? हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर मेंटल हेल्थ का हिस्सा है तो हमें उसको एजुकेशनल सिस्टम्स का हिस्सा बनाना है, हमें इंक्लूसिव एजुकेशनल सिस्टम्स बनाने हैं, क्योंकि क्योंकि हमारा शरीर बहुत ठीक ठाक है तो हम हॉस्पिटल्स विजिट नहीं करेंगे, बट हमारे अगर एजुकेशन सिस्टम में मेंटल हेल्थ की सुविधा हो और कोई काउंसलर अवेलेबल हो जिससे आप खुल के बातचीत कर सकें, और वो स्टिग्मा ना हो कि ये तो काउंसलर के पास गया है। तो बहुत सारे तरीके हैं, जैसे हम कहते हैं कि आपके मॉर्निंग असेंबली के टाइम पे सिर्फ इलनेस की बात ना हो कि डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, बट इसकी बात हो कि बुलिंग क्या होता है, या रिलेशनशिप कैसे बेटर हो सकते हैं, या कैसे हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि ये सब चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की भाषा में, स्पेशली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की भाषा में इंक्लूड हों। सो पहला काम कि हमें इंक्लूसिव एजुकेशनल सिस्टम्स बनाने हैं। दूसरा, आप सब बहुत इंटाइटल्ड, हम कहते हैं यूथ इज़ वेरी इंटाइटल्ड
एंड द रीज़न फॉर वाई वी सेड कि आप थोड़ा रिस्क टेकिंग भी कर सकते हैं, आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, थोड़ा सा आप उम्मीद भी करते हैं कि हम लोग आपके लिए केयर करेंगे और आपकी फैमिलीज़ आपके साथ जुड़ी रहें और हमेशा ही जुड़ी रहें. बट द अदर रीज़न इज़ कि आपके पास बहुत पावर है. यू हैव सोशल मीडिया नाउ. इतनी टेक्नोलॉजी आगे आ गई है कि हमें उसको यूज़ करना आपको एज अ ऑर्गेनाइजेशन एंड एज यूथ both have to think what can we do to engage with social media in a positive way. Last चीज़ जो मैं बोलूँगी कि mental health को कभी भी stop gap arrangement मत समझिए कि मुझे crisis हुआ है इसलिए मुझे mental health professional के पास जाना है. आप उसको कांस्टेंट समझिए कि जैसे मैं अपने शरीर का ध्यान रखता हूँ वैसे ही मुझे अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना है. ये नहीं कि मेरी अब घबराहट बहुत बढ़ गई है तो मुझे अब किसी से बात करनी है. पहले से ही बातचीत शुरू कर दीजिए ना. पहले से ही सोचने लगे कि मैं इतना ज़्यादा सोचता क्यों, ज़्यादा सोचने से मुझे कुछ हो, मतलब किससे ट्रस्ट कीजिए सिस्टम को. आप हमें ट्रस्ट करेंगे, हम आपको ट्रस्ट करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे. जैसे हमने शुरुआत ही की, अजीत सर ने बोला कि मेंटल हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सोचना, बोलना, जिसके बारे में बात करना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और हमारे यूथ को इसके बारे में सोचकर जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि हम, अभी मैम ने बोला कि बहुत सारे यूथ हैं, क्या वो हॉस्पिटल्स जाते हैं? नहीं जाते. बट बहुत सारे हैं जो जाते हैं, उनको हेल्प की ज़रूरत है. कोविड में इतनी सारी चीज़ें हुई, सारा एजुकेशन सिस्टम हमारा डिजिटल हो गया. जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी भी नहीं थी वो भी इसके ऊपर आश्रित हो गए. बहुत सारे लोग एक ही सिस्टम से जुड़ के पढ़ाई करने लगे. बहुत सारी दिक्कतें आई एंड नाउ वी आर मूविंग टू द न्यू नॉर्मल. वी आर ट्राइंग. अभी भी हम कुछ नहीं कह सकते कि ये न्यू नॉर्मल है या नहीं है. तो सबसे पहले तो मैं अपनी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि इतने अच्छे लोगों को आज हमने यहाँ पे इनवाइट किया है जो हमें इन सब मुद्दों के बारे में बताएंगे. और स्पेशली मैं अपने आप को भी बहुत फॉर्चुनेट महसूस कर रही हूँ कि आज मुझे ये सुनने को यहाँ पे मिलेगा. सो आई वुड on behalf of all team members of Vishwa Yuva Kendra, I would like to give my heartfelt thanks to Miss Monica Kumar ma'am, Managing Trustee Manas Foundation. Thank you for coming here ma'am. And आपने जैसे बताया कुछ चीज़ें मैंने नोट की हैं. सबसे पहले तो अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी की आपने बात की कि ये पहले के टाइम में बहुत कम था, लेकिन अब थोड़ा सा जागरूक होकर हम इन मुद्दों की तरफ जा रहे हैं. फिर अगर हमें मेंटल हेल्थ, क्वालिटी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की हेल्प लेनी है तो हम उनको किस तरह से हम ग्रैब कर सकते हैं, कैसे वहाँ तक पहुँच सकते हैं. और उनके बारे में आपने बताया कि हमें सबसे पहले ज़रूरत है अपने एजुकेशन सिस्टम में मेंटल हेल्थ का टॉपिक डालने की. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम इसे इंक्लूड करेंगे तो शायद हम इसके ऊपर बहुत अच्छे से बात कर पाएंगे. एंड सोशल मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. जैसे कि हम इंस्टा, फेसबुक पे रील्स बनाते हैं, तो ऐसे कुछ शॉर्ट क्लिप्स होने चाहिए जो हमें अवेयर करें इसके बारे में और हमें बताएं कि कौन से ऐसे टिप्स हैं जिनसे हम इनसे बाहर निकल सकते हैं. और कांस्टेंट फॉलो अप विद मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल. अगर हमें कुछ परेशानियां हो रही हैं तो वी शुड टॉक टू समवन. कभी कभी हमें लगता है कि कोई ऐसा हो जिससे कम से कम अपना वेंट आउट कर लें, हम अपनी बात कह दें तो शायद हमें कुछ फ़ायदा हो जाए, सहारा मिले. तो आगे हमारे साथ 3 और हमारे डिग्निटरीज हैं जो हमें अलग अलग चीज़ों के बारे में बताएंगे और उनसे भी हमें बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी. सबसे पहले जो आज एक टॉपिक रखा है मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग, इसके बारे में हम बात करेंगे. मेंटल हेल्थ क्या है? हम जब मेंटल की बात आती है तो शायद हम लोग बहुत ही एक कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं कि ये पागल वाली बात है, क्योंकि पहले हमेशा ही ये शब्द को इस्तेमाल किया जाता था जहाँ पर मेंटल इलनेस होती थी. तो मेंटल शब्द आते ही दिमाग में यही बात आने लगती है. जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना हमारा फिजिकल हेल्थ है.
जब हम शारीरिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हम उसमें मेंटल हेल्थ को नहीं भुला सकते हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ और शारीरिक हेल्थ ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप शारीरिक रूप से कहीं समस्याओं से ग्रसित हैं और वो थोड़े समय की है, तो आपका कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ थोड़े समय के लिए प्रभावित होता है। अगर शारीरिक स्वास्थ्य आपका लंबे समय तक परेशानी में आप हैं, लंबे समय तक आपको प्रभावित कर रहा है, जैसे कैंसर की बात कर लें, डायबिटीज़ की बात कर लें, कार्डिक प्रॉब्लम्स की बात कर लें, तो उसमें आपका मानसिक स्वास्थ्य भी लंबे समय तक जुड़ा रहता है। मानसिक स्वास्थ्य से मतलब क्या हुआ? मानसिक स्वास्थ्य का मतलब हुआ जब हम बात करते हैं अपने वेलबींग की, जब हम अंदर से कितना ठीक हैं, हम इंटरनली हम कितने वेल हैं, हम जब इस बात की बात करते हैं तो वो मेंटल हेल्थ की बात आती है। हम बात करते हैं कि हमारा सोचने का तरीका और हमारा जो बिलीव सिस्टम जो मैंने बनाया हुआ है अपने दिमाग में, वो कैसा है, वैल्यूज़ कैसी हैं लाइफ की। क्या हम नकारात्मक एक सिस्टम बना के चल रहे हैं कि नहीं, संसार में कोई अपना नहीं होता। अगर हम ऐसी वैल्यूज़ बना के चलेंगे तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य की निशानी है कि जब हम अपनी वैल्यूज़ को भी पॉजिटिव लेके चलते हैं। हम बात जब करते हैं अपने अंदर सुख शांति की बात करते हैं, जब हम अपने अंदर किन्हीं भी मुद्दों को लेकर परेशान होते रहते हैं। आज हमारा दोस्त मेरे से बात नहीं करता, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे से बात नहीं करती, बॉयफ्रेंड बात नहीं करता, हम डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन इस डिस्टर्बेंस में थोड़े समय के लिए अगर ये डिस्टर्बेंस है कि आया, समस्या फिर हल हो गई, चला गया, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, पीस हमारे अंदर, शांति, हमने बात की, प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ठीक हो गया। अगर ये लंबे समय तक चला तो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। हम कहीं ना कहीं इस समस्या को लेकर के अपने दिमाग में हलचल बनाए रखते हैं और ये हलचल हमें निगेटिव सोचने के लिए प्रभावित करता है और हमारे निगेटिव व्यवहार को भी प्रभावित करता है। निगेटिव व्यवहार मतलब हम ठीक से किसी से बात नहीं करेंगे, गुस्सा करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, काम काज नहीं करेंगे, ये निगेटिव व्यवहार हो गया। आगे बात आती है कि लाइफ में अगर हम ऑप्टिमिस्टिक नहीं हैं, मतलब हमें आशावादी बने रहना है कि समस्याएं हैं, काम कठिन जरूर है लेकिन मुश्किल नहीं है, हल हो जाएगा। हम जब आशावादी बने रहते हैं तब हम बात करते हैं कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक है। तो मानसिक स्वास्थ्य में सबसे पहले हमें अपने इनर वेलबींग की बात करनी है कि हम अंदर से ठीक महसूस करें, शांति सुखद महसूस करें और हम अपनी वैल्यूज़ जो हमारी बनी हुई हैं उनको पॉजिटिव बना के चलें। नेक्स्ट कि हम ऑप्टिमिस्टिक रहें, आशावादी रहें। ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य की एक पहचान की बात आती है। कई बार होता है कि अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की निशानी क्या है, जैसा कि हम देख रहे हैं, मैंने कहा कि भाई आप जीवन में आगे बढ़ने के लिए कितने आशान्वित हैं वो होना बहुत ज़रूरी है। आपको मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है कि हम कितने मोटिवेटेड हैं अपने काम करने के लिए। ऐसा नहीं है कि हमने आज एक काम किया, अगर हम उसमें असफल कहीं हो गए, जो हो सकते हैं, और हम उसमें डिमोटिवेटेड हो जाते हैं कि अब हम ये कर ही नहीं सकते हैं, मेरे से नहीं हो सकता। ये जो होता है मेरे से नहीं हो सकता, ये आपके निगेटिव मेंटल हेल्थ की तरफ चलता है। हम दूसरे लोगों के साथ कितना अपने साथ को जोड़ सकते हैं, इस बात को देखना है, ठीक है। और जो हमारा इमोशंस, जो भाव हैं, उनको हमारा व्यक्त करने का तरीका क्या है। वाह, मैंने गाली दे दी 3-4, हम कितने प्रसन्न हो गए कि मैंने उसको गाली दे दी। नहीं, वो इतने अच्छे से खाना बना के पत्नी लाई, मैंने गुस्सा दिखा दिया, नहीं खाया खाना, वो अपने आप सीधी हो जाएगी, अब दोबारा से बोलेगी नहीं। ऐसा सुखद लगा कि नहीं? सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दिया, हम कितना खुश हो गए कि वो नाराज हो जाएगा, अच्छा है उसको होने दो। तो सुख मिलता है कि नहीं ऐसे में?
हाँ, तो तकलीफ कहां होती है फिर ऐसा करने पर? आपने अगर गाली दी तो इसमें गलत कहां है? सेटिस्फेक्शन मिलता है? नहीं मिलता है। बाद में गिल्ट फील होता है। क्यों गिल्ट फील होता है? सामने वाले को हर्ट हुआ। ये जब बात आती है ना कि हम सामने वाले के बारे में सोचते हैं कि उसको हर्ट हुआ, ये हुआ, इसको बोलते हैं एम्पैथी। जब आपके अंदर एम्पैथी है तो इसका मतलब है आप मानसिक स्वास्थ्य में कहीं कहीं थोड़े से दिक्कत में आ रहे थे अपने भावों को व्यक्त करने में, लेकिन आपके पास सॉल्यूशंस भी हैं क्योंकि आपके पास गिल्ट है। अगर गिल्ट नहीं होगी, कुछ आपने अपने मित्रों में देखा होगा कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता है कि आपको बुरा लगे या ना लगे, ऐसा होता है ना? तो उस फ्रेंड, उसको आप फ्रेंड कहेंगे क्या? क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि उसका आपसे कोई कंसर्न नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और क्या मनुष्य होने के नाते या मित्र होने के नाते या परिवार का सदस्य होने के नाते क्या हमको कंसर्न नहीं रखना है? रखना है। कंसर्न रखेंगे तभी तो हम जुड़ेंगे, तभी तो हम बात कर रहे हैं कि फील कंफर्टेबल विद अदर पीपल। हम तभी लोगों के साथ जुड़ पाएंगे जब हम एम्पैथी रखेंगे। तो हमारा जो एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन है, जो हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं, वो करें, लेकिन उसका तरीका अलग हो। अब आती है कि कई बार हमारे कई यंगस्टर्स जो हैं स्वभाववश उस गिल्ट को लेके लंबे चलते रहते हैं। उनको समझ में नहीं आता हम उससे कैसे मिलें या कैसे उसको बोलें। लेकिन इसमें कैसे नहीं सोचना है। आपके जहन ने बोला कि मुझे सॉरी बोलना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, गो अहेड, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं। ये भी हो सकता है कि फ्रेंड आपसे बोले कि ठीक है, यू हैड सेड सॉरी, नो आई एम लीस्ट बॉदर फॉर दिस सॉरी। कितना गुस्सा आ जाएगा, राइट? एक तो मैं सॉरी बोल रहा हूं और दूसरा ये साफ साफ मतलब कंसर्न ही नहीं दिखा रहा है। परेशान नहीं होना, लेट इट बी। थोड़े समय ठहराव रखिए, धीरे धीरे मन उसका ठीक होगा, वो अपने आप आपसे मिलेगा। ठीक है, ये एक तरीका है जिसको आप अपनी बात एक अच्छे स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य बनाए रख सकते हैं। असर्टिवनेस, अपनी बात को कहना है। कई बार होता है हम अपनी बात कहते ही नहीं है, हम नहीं कह पाते हैं। हमें कहना है कि भाई वो बोल रहा है तुम्हें ये काम करना है, और हम ये नहीं कह पा रहे हैं कि भाई मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हमारा कमिटमेंट है, हमें छुट्टी नहीं मिलेगी, हमारा बजट नहीं है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम कह ही नहीं पाते हैं। यार अब उसने कहा था, मजबूरी थी, मैंने हाँ कर दी, और हम जाके फंस गए वहाँ पर क्योंकि मेरे बजट में था ही नहीं। अब हम वहाँ से कहाँ इतना बजट खर्च करें, और हमने किया भी नहीं ठीक से काम, और फिर चार बातें भी सुनने को मिली। बी असर्टिव, आपको बोलना है कि मेरे साथ ये लिमिटेशन है, मैं नहीं कर सकता। अपनी लिमिटेशन बतानी है। अब आपसे कह दिया कि स्टेज पे आके डांस करो हमारे साथ, और आपको आदत नहीं है डांस कर, कभी स्टेज पे आप चढ़े ही नहीं, तो क्या बोलेंगे? वो खींचता जा रहा है गाय और बफेलो की तरह, और आप सीधे जाके स्टेज पे खड़े हो जा रहे हैं, और वहाँ जाके ऐसे खड़े हैं। इट्स लुक्स वेरी ऑड। सो यू से दैट आई कैन नॉट, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो यार डांस नहीं तुम सीखोगे कैसे? ओके, फर्स्ट आई विल डू माई मॉक, देन आई विल बी कमिंग। पहले मैं थोड़ा सीख लूँ, थोड़ा रिहर्स कर लूँ, उसके बाद करूँगा। एक सॉल्यूशन भी है, लेकिन आपको अपनी बात रखनी है। बी असर्टिव फॉर दिस। ठीक है, अभी हमको ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जहाँ भी परेशानियाँ आती हैं उसमें हम कोप अप कैसे करें, उस परिस्थिति का सामना कैसे करें, बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जितने अच्छे, अभी ये सारी चीज़ें कैसे करना है, ये तो मैं प्रॉब्लम्स रख रहा हूँ, कैसे करना है इसके लिए डॉक्टर संगीता आपको बताएंगी। कि एक बात आती है मेंटल हेल्थ की, जिसमें मेंटल नाम सुन के सोचते हैं कि व्यक्ति पागल है या पागलों वाली बात है। आप अपनी बात को उनके साथ रखना है जिनको आप वेल विशर समझते हैं, बिना किसी क्वेरी के, कहीं इफ एंड बट नहीं, वो हमारा वेल विशर है। 1 सेकंड, वेल विशर सबसे पहले पेरेंट्स होते हैं।
पेरेंट्स को आप बात खुल के करिए। आपको डांट लगेगी, शायद हो सकता है मार भी पड़ जाए, और मार खाने के बहुत सारे तरीके हैं, है कि नहीं? बहुत तरीके हैं, मार वैसी भी पड़ सकती है, खा लीजिए, लेकिन साथ में वो रास्ता भी बताएंगे कि ये तुमने गलत किया तो अब करना क्या है। अब बात आती है पेरेंट्स के अलावा फ्रेंड सर्कल में आपको सिलेक्शन ऑफ फ्रेंड शुड बी गुड। आपको सिलेक्शन ठीक से करना है फ्रेंड्स का, जो फ्रेंड आपकी भावनाओं की कद्र करे। उस भाई बहन को बताइए जो आपकी भावनाओं की कद्र करे। वहां पर जब आप अपनी बात रखेंगे तो समस्या का हल मिलेगा, कोपिंग की स्ट्रेटजी बढ़ेगी, आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा, क्योंकि आपने अपनी समस्या को रखा। कोई भी व्यक्ति सब काम कर सकता है, हाँ, रास्ते ढूंढने। आप कमजोर नहीं हैं। आपका मोटिवेशन, लाइक बचेंद्री पाल ऐसे नहीं माउंट एवरेस्ट पे चली गई, उसका मोटिवेशन हाई था, उसने बहुत प्रयास किए, हाँ, वो ऊपर चले गए। अपना कितने फीट हाइट उसने एक बार नहीं कई बार माउंट एवरेस्ट पीक को पहुंची वो, राइट, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, सिर्फ मोटिवेशन। मैं आपको दिखाऊं, जैसे कहते हैं कि डिसेबल्स, जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं, उनके भी मोटिवेशन कितने हाई होते हैं, और बिना हाथ और पैरों के भी बहुत सारा काम करते हैं, सिर्फ मोटिवेशन। तो यू कैन डू ऑल्सो। ऑलवेज यू से टू योर सेल्फ, यस आई कैन, मैं कर सकता हूं, मैं रास्ते निकालता हूं, एंड यू डिस्कस विद अदर्स ऑल्सो। बात आती है, एक श्रेणी वो भी है जिसको ये नहीं पता मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। इट इज कॉल्ड कंफ्यूजनल स्टेट, कॉन्फ्लिक्चुअल स्टेट। वो व्यक्ति ज्यादातर कंफ्यूजन में रहते हैं या अंतर्द्वंद में कहीं फंसे रहते हैं कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, करूंगा तो ये गड़बड़ होगी, नहीं करूंगा तो ये गड़बड़ होगी। इन स्थितियों में आप अपनी बात अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स या जिनको आप क्लोज समझते हैं उनके साथ बात करके डिस्कस करिए, तो हल अपने आप निकल के आएगा, राइट। ये एक सिचुएशंस हैं जब आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। हम कहते हैं हम स्ट्रेस में हैं, हम डिप्रेशन में हैं, ये बहुत ही इजीली अब शब्द इस्तेमाल होते हैं। हमने होम असाइनमेंट टाइम से नहीं जमा किया, मुझे बहुत डिप्रेशन हो रहा है, एक इस तरह से आजकल बहुत आराम से इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिक स्ट्रेसेस हैं, डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन क्या होता है, विल कम दैट पॉइंट। ये बेसिक स्ट्रेसेस हैं जो जीवन में सबके साथ आते हैं और आने चाहिए। अगर ये नहीं आएंगे तो आप काम भी नहीं करेंगे। तो स्ट्रेसेस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट विच बूस्ट यू अप टू कैरी आउट द वर्क, योर परफॉर्मेंस। आप जब तक चिंता नहीं करेंगे, जिसको परफॉर्मेंस एंजाइटी बोलते हैं, जब तक आप चिंता नहीं करेंगे, परेशान नहीं होंगे, आप काम नहीं करेंगे। सुसाइड के बारे में पहले मैं आपसे बात करूंगा। सुसाइड से आप क्या समझते हो, राइट? हाँ, डिप्रेशन में आना, और नेक्स्ट, यस, हाँ, प्रेशराइज होना। मैं अब फ्लोर पे आ रहा हूं, आवाज क्लियर नहीं है और थोड़ा इंटरेक्शन भी बढ़ेगा। सो जस्ट वांटिंग टू नो दैट व्हाट डू यू थिंक अबाउट सुसाइड? वन सेड दैट इट्स जस्ट काइंड ऑफ डिप्रेशन, एनी अदर? अब सुसाइड में जो ये ख्याल आए ना, देयर इज ए ब्लाइंड एली, पेरेंट्स का कोई होप नहीं, वर्ड इज वेरी हार्श, इट्स डिफिकल्ट टू कोप अप इन द वर्ड। मैं रियली बताऊं, दीज आर नेगेटिव थॉट्स। क्या ऐसा है, अभी आप लोगों की उम्र है ही कितनी जिसमें आप लोग कहेंगे वर्ड इज हार्ड? एक बात कही कि जितना हम सोचते हैं कि जीवन कठिन है, और सुसाइड के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए, रियली चाहिए। व्हेन यू गो फॉर द सुसाइड, देखा है जब हम लोग बात करते हैं सुसाइडल अटेम्प्ट जिनके अनसक्सेसफुल हुए हैं, जब उनसे बात करते हैं तो वो यही बोलते हैं कि 2 बार गया मैं रेल पटरी के पास में, वापस आ गया। क्यों वापस आ गया? हिम्मत नहीं थी। क्यों नहीं हिम्मत आई? विचार क्या आया?
डर, किस बात का डर? एग्जैक्टली ना, मैं नहीं मर जाऊंगा, मैं मरूंगा, मम्मी क्या हो, पापा क्या कर, घर वाले क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी, छोड़ो यार, या मेरे बच्चे हैं अभी, उनको कैसे मेरी वाइफ अकेले देख पाएगी। देयर आर गुड नंबर ऑफ थॉट्स कम्स ड्यूरिंग दैट टाइम, और आप वापस चले आते हैं। एक होता है इम्पल्स, इम्पल्स मीन्स आवेग, मतलब जहां पर आपको सोचना नहीं होता है, तर्क नहीं होता है, आप सीधे कर देते हैं। जब आवेग में होता है सुसाइड तो वो सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि वो सोचता ही नहीं है ना, उससे गोली खाई खत्म, इकट्ठी ले ली। और प्लान, कई बार प्लान करके भी सुसाइड कर लेते हैं कि 4 बार गए, रेल पटरी देख आए, हमें किस समय जाना है, कौन सी ट्रेन आती है, उस समय हमें लेट जाना है, तो ये प्लान सुसाइड भी होता है। तो कई लोग ऐसा भी करते हैं, लेकिन वो लंबे टाइम कहीं ना कहीं मानसिक अस्वास्थ्य में चल रहे होते हैं, और डिप्रेशन कह लीजिए या किसी लंबी बीमारी से ग्रसित होते हैं, उसकी वजह से जो डिप्रेशन होता है। तो दीज आर बेसिक रीजंस। और बेसिक थॉट्स की जब हम बात करते हैं, यही बेसिक थॉट्स आते हैं जो हमें रोकते हैं। मैं फिर बोलूं, अब बात आती है लूजनिंग ऑफ नियर डियर, नो पेरेंटल होप। भाई पेरेंटल होप ठीक है, पेरेंट्स ने अगर आपको सपोर्ट नहीं दिया, लेकिन क्या आप अभी बच्चे नहीं हो, आप बड़े हो, क्या इस एज में क्या आप अपने पैर पे और आगे खड़े होके अपने टारगेट को नहीं ले सकते हो? बनाओ और अचीव करो। मैं तो ये सुसाइड, जो छोटे बच्चे हैं 5 साल 8 साल 10 साल 12 साल, जिन्होंने अभी दुनिया सच में नहीं देखी है, उनके लिए स्ट्रगल बहुत है, उनको कुछ पता नहीं है बड़ा क्या होता है, बड़े कैसे बनते हैं, बड़े होके क्या करते हैं। दे आर हेल्पलेस, दे आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन आवर एडल्ट्स। हम उम्मीद करें कि सुसाइडल थॉट्स कभी भी आते हैं किसी भी वजह से। रिलेशनशिप में बहुत डिस्टर्बेंस होता है, मेरे बॉयफ्रेंड ने डिच कर दिया, गर्लफ्रेंड ने डिच कर दिया। अरे डिच कर दिया व्हाट, शी और ही इज नॉट अल्टीमेट पर्सन टू आई मीन ड्राइव योर लाइफ। वो थोड़े ही है आपकी जिंदगी को चलाने के लिए। बहुत लोग हैं, हम दूसरा फ्रेंड्स बना सकते हैं, वो जब हमें छोड़ सकता है तो उसका क्या मतलब हुआ कि वो हमारे साथ इतना कंसर्न नहीं रहा, वो उतना विश्वसनीय वेल विशर नहीं हो सकता। और छोड़ने के भी रीजन समझने होंगे, उसके बाद डिसाइड करिए। देयर आर गुड नंबर ऑफ फ्रेंड्स व्हिच यू कैन सेलेक्ट। ऑफ कोर्स विल टेक टाइम टू गेट अ गुड फ्रेंड, ये सरल नहीं होता, हीरा इतनी जल्दी थोड़ी मिल जाता है, उसके लिए टाइम चाहिए, राइट। नेक्स्ट, आई एम ओके क्लियर अबाउट सुसाइड। नेक्स्ट आई एम कमिंग टू द एडिक्शन। ये बहुत ज्यादा यंगस्टर्स में देखने को मिला है। एडिक्शन में 2 तरह का एडिक्शन है, एक केमिकल एडिक्शन है, एक बिहेवियरल एडिक्शन है। केमिकल में आपका अल्कोहल, वीड और आपका कैनाबीस, ये सब आते हैं। बिहेवियरल एडिक्शन में इंटरनेट एडिक्शन, पोर्नोग्राफी एडिक्शन, गैम्बलिंग का, जो ये सट्टा लगाते हैं ना, जुआ खेलते हैं, गैम्बलिंग एडिक्शन, और आपका सोशल मीडिया एडिक्शन, स्क्रीन एडिक्शन, ये बहुत देखने को मिलता है। आप लोग ज्यादातर देखिएगा सोशल मीडिया आप तब ज्यादा करते हैं जिस समय आप बहुत खाली हैं या रिलैक्स होने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, आनंद लेने के लिए या इंटरटेनिंग के लिए। लेकिन वो इंटरटेनमेंट धीरे धीरे एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। अकेलापन जहां महसूस होता है वहां भी होता है। तो बेहतर है कि चाहे वो बिहेवियरल एडिक्शन की बात करें या केमिकल एडिक्शन की बात करें, बेहतर है कि जहां इसके साइन सिम्टम्स बिल्कुल क्लियर हैं, एडिक्शन पहले तो होगा एक्सप्लोरेशन। आप एक्सप्लोर करते हैं हर चीज को, कि ला यार 1-2 जरा सुट्टा लगा के देखें कैसा लग रहा है, तो जस्ट इट्स ए एक्सप्लोरेशन। फिर धीरे धीरे यार थोड़ा सा ना बड़ा अच्छा लगा, और पता लगा हम उस टेंस में थे अपनी पढ़ाई को लेकर के, 1-2 लगाया ना तो मुझे बड़ा कंफर्टेबल लगा, चल यार जरा आज बैठते हैं, फिर चल दिए। तो सेम चीज है अल्कोहल में भी, वीड में भी। अब आती है सेम बात बिहेवियरल एडिक्शन में भी। हमको आनंद मिलता है, उसको लेकर रिलैक्स होते हैं, ठीक है, लेकिन जो रिलैक्स के बाद होता है, जब आप नॉर्मल फॉर्म में आते हो तो क्या होता है, यार ये मैंने कितना टाइम वेस्ट कर दिया, कितना पैसा लगा दिया, दोस्त के पास कितना टाइम दिया है। ये जो इश्यूज हैं ये दिमाग में बहुत चलते हैं, और धीरे धीरे आप फिर रिलैक्स। देखिए लाइफ में जो भी काम करेंगे वो डी स्ट्रेस वाले होंगे हैं, लेकिन आप डी स्ट्रेस वाला नहीं सोचते हैं, आप सोचते हैं ये भी काम स्ट्रेस वाला है। अगर घर में आपको बोल दिया गया कि भाई ये ग्रोसरी का सामान लिस्ट है आपको लेके आना है,
तो वो भी आपके लिए स्ट्रेस हो जाता है कि क्या मम्मी सुबह सुबह आप लिस्ट पकड़ा देते हो मेरे को, राइट? आई मीन दे फील दैट एवरी टास्क इज बिट हैविंग, आई मीन अवे फ्रॉम कंफर्टेबल जोन। आप हर वक्त कंफर्टेबल जोन पे रहना चाहते हो। कंफर्टेबल जोन का मतलब है आपके शरीर और दिमाग विल बी ब्लॉक्ड। You cannot do much. Suppose if you will not utilize, your potential will never be come up. It's better to do as much as possible by physical work or by mental work, right? So never think it's a stressful. Many activities which is distressful. गिटार बजा रहे हैं, sing कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, these are very productive activities जो आपकी हॉबीज जिसे हम कहते हैं ना, हॉबीज इनकलकेट करेंगे तो जो लोनलीनेस की बात थी, एम्प्टीनेस की बात थी, स्ट्रेस की बात थी, ये सब हटेगी। कहां बढ़ेगी? जहां पर आप लोनलीनेस क्यों लग रही है? आपने फ्रेंड सर्कल जोड़े नहीं है, शायद आपके बिहेवियर में कहीं प्रॉब्लम है, या आपने इनिशिएट नहीं किया। यू गो एंड इनिशिएट एंड यू स्टार्ट योर फ्रेंडशिप। और शायद ये भी एक अपेक्षा होती है कि मैं फ्रेंड बना रहा हूं, मुझे अच्छा फ्रेंड कोई नहीं मिलता। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ गुड फ्रेंड easily. But take more time, assess rigorously, then you will find. And it's not necessary, suppose if you have a 10 friends, so all 10 friends should be close friends. No. There might be a 1 or 2. चलेगा वो भी. So you carry on. फ्रेंड सर्कल बनाना है, डिस्कस करना है, एम्प्टीनेस वहां जाएगी। लाइफ का गोल होना चाहिए। उन्होंने बोला लाइफ का गोल बहुत जरूरी है। व्हाट इज माय गोल ऑफ द लाइफ एंड आई हैव टू अचीव, एंड दिस इज द वे टू अचीव। वो भी एक रास्ता आपको बनाना है अपने डिस्कशन के साथ। तो जब आप इस तरह से अपने माइंड को बिजी रखते हैं, एम्प्टीनेस नहीं रहेगा, स्ट्रेस लेने की आदत ज्यादा पड़ेगी। जब आप स्ट्रेस ज्यादा लेंगे तो अपने आप ये एडिक्शन से बाहर हो जाएंगे। एडिक्शन के साइन सिम्टम्स बिल्कुल क्लियर हैं कि जिस चीज की आपको आदत इतनी पड़ गई है कि अब आपके अंदर तलब होने लगी है उसको बार बार करने की। मेरे अंदर क्रेविंग है, आई हैव टू टेक 1 पैक। आई हैव ए क्रेविंग टू वॉच द पोर्न। मैं पोर्न जब तक नहीं देख लेता हूं रिलैक्स नहीं होता हूं। मैं जब तक से नेट पर नहीं बैठता हूं, इंटरनेट पे 2 लोग 4 लोगों से चैटिंग नहीं करता हूं, या शॉपिंग के वो नहीं देख लेता हूं, या मैं कुछ मंगा नहीं लेता हूं ऑनलाइन शॉपिंग से, मुझे चैन नहीं पड़ता। एंड मैं भूल जाता हूं कि मैंने कितना पैसा और समय बर्बाद किया। एंड आई नो बिकॉज ऑफ दिस वेस्टिंग ऑफ माई टाइम एंड मनी आई गॉट स्कोल्ड लाइक एनीथिंग। मेरे को बहुत मार भी पड़ी, मेरी पढ़ाई बहुत वेस्ट हो गई, मेरा काम धंधा चला गया। इन स्पाइट ऑफ दैट आई एम डूइंग द सेम। इट शोज, इट्स इंडिकेट दैट यू आर एडिक्टेड। कॉन्सिक्वेंसेस आपको पता है इसके नेगेटिव हैं, उसके बाद भी आप कर रहे हो। आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। आउट ऑफ कंट्रोल फेनोमेना बिकॉज ऑफ प्लेजर ऑफ प्रिंसिपल, आनंद की चाह में। So when you get this kind of indication, you think that you are now in the trap of addiction. Addiction आपका अल्कोहल का भी हो सकता है, साथ ही साथ केमिकल और बिहेवियरल दोनों एडिक्शन भी साथ साथ हो सकता है, और एक भी हो सकता है। तो जैसे आपको ये एडिक्शन मिले, जब आपको लगे कि अब उसके कारण क्या है, आपकी रिलेशनशिप डिस्टर्ब करेगी, घर वालों के साथ भी आप ज्यादा बात नहीं कर रहे हो, उनके साथ बैठ नहीं रहे हो, खाना पीना नहीं हो रहा है, पढ़ाई या काम जो कर रहे हो सारा डिस्टर्ब हो रहा है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, बार बार वही चीजें। जब आप पढ़ने बैठते हो तो वो सेक्सुअल इमेजेस आती हैं, जब पढ़ने बैठते हो तो वो जो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो उनकी आती हैं। तो ये सट्टा कहाँ कहाँ गेम कैसा हो रहा है, उसकी सट्टे की बात आएगी, यार ये गेम चल रहा है इसमें जरा सट्टा लगाया जाए। तो दीज थिंग्स विल बी कमिंग, इट्स ऑब्सेस्ड, आप बहुत ऑब्सेस्ड हो जाते हो उसमें। दीज आर द इंडिकेशंस विच आर डिस्टर्बिंग। ये सब चीज ठीक हो सकती है। And immediately when you get this sign and symptoms of addiction, immediately you have to contact with mental health professional like psychiatrist, clinical psychologist and all. दवाई भी चलती है और दवाई नहीं भी चल सकती है, बिना दवाई के भी ये थ्रू साइकोथेरेपी या दिस काउंसलिंग ठीक हो सकता है। These are the indication which you have to. रास्ता क्या है मैंने ये भी बताया। ओके आखिर हेल्थ होता क्या है? जैसे WHO का भी डेफिनेशन है कि फिजिकल, मेंटल, सोशल, ये सारा ऑप्शंस होने से ही हेल्थ नहीं होता। इसके हमारा मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट प्लीज। और मेंटल हेल्थ अगर हमारा गड़बड़ होता है, अगर मेंटल हेल्थ गड़बड़ होता है
तो अगर ये डिटेरियोरेट्स करता है तो ही मेंटल इलनेस होता है। सर ने भी बताया था कि absence of mental illness is not only the mental health। तो यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर वो मेंटल इलनेस होते क्या है, कौन कौन से मेंटल इलनेस होते हैं, किस तरह के मेंटल इलनेस होते हैं जिसके होने से हम मेंटली इल्ड कहलाते हैं, साइकेट्रिक की प्रॉब्लम से ग्रसित कहलाते हैं, क्या क्या हमें नहीं होना चाहिए। ब्रॉडली समझने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ टच करना चाहूँगा। दो तरह के मेंटल इलनेस पाए जाते हैं। कुछ मेंटल इलनेस होते हैं जिसमें लोगों को पता होता है कि मुझे प्रॉब्लम है। पुराने के स्पेक्ट्रम थे, पुराना डिवीजन था न्यूरोसिस और साइकोसिस का। न्यूरोसिस के स्पेक्ट्रम होते थे जिसमें परेशानी पता चलता था, फोबिया, एंजाइटी, ये सारे इश्यूज होते हैं जिसमें लोगों को पता होता है, लोग फोर्थ कमिंग होते हैं, बता पाते हैं, सुसाइडल वीज, सुसाइडल आइडिएशन, ये सारी प्रॉब्लम, एडिक्शन की प्रॉब्लम। और मेंटल इलनेस में साइकोसिस एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम होता है जिसमें इंसाइट नहीं होता लोगों को, अपने आप बोलना, अपने आप हंसना। जैसे सर ने बताया था, ठंडे में खड़े हैं उनको पता ही नहीं चलता है, गर्मी का पता नहीं चलता है, कपड़े पहनने का पता नहीं चलता है, वो साइकोटिक स्पेक्ट्रम होता है। तो बीइंग ए पर्सन बीइंग ए सिटीजन, बीइंग ए फैमिली मेंबर, हमें लोकेट करना है, क्योंकि उसे कोई दिक्कत नहीं है, हाँ वो बिंदास है। ऐसे लोगों को लोकेट करना, फिर सर्विस डिलीवरी तक ले जाना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज का काम होता है। उसमें बहुत सारे मेंटल इलनेसेस हैं। समाज के लिए मैड, मेंटल, यही सारे लैंग्वेज है, लेकिन हमारे के लिए 100 से ज़्यादा इलनेसेस हैं, डायग्नोसिस है। सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर, डिप्रेशन, ऐसे ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जिसके लिए दवाई, काउंसलिंग, साइकोथेरेपी, तीनों स्पेक्ट्रम की चीज़ें चलती हैं। तो ये हुआ मेंटल इलनेस का स्पेक्ट्रम। अब इसमें दिखना है कि मेंटल हेल्थ हमारा ठीक क्या रहेगा, कैसे मेंटल हेल्थ होता क्या है। मेरी समझ से मेंटल हेल्थ है हमारा डेली हैजल्स। हम रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे बेटर एडजस्ट करते हैं, जो हमारी पोटेंशियल है उसको हम मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाते हैं अपनी समझ को, अपने बैकग्राउंड के हिसाब से, तभी हम कहे जाएंगे कि हमारा मेंटल हेल्थ ठीक है। अगर हमने इसको यूटिलाइज नहीं किया, देन आई एम सफरिंग फ्रॉम सम और अनदर मेंटल हेल्थ इश्यूज। अब डेली हैजल्स क्या होती है? डेली हैजल्स वो होती है जो हमारे साइकोसोशल इश्यूज होते हैं, जो हम समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, किसी एक इन्वायरमेंट में रहते हैं, हम बेटर एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, तभी हमें लगा कि हम साइकोसोशली फिट हैं। अगर हम साइकोसोशली फिट हैं तभी हमारा मेंटल हेल्थ एप्रोप्रिएट होगा। मेंटल इलनेस का अब्सेंस होना और जो हमारी पोटेंशियल है, बैकग्राउंड है, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना, दैट इज ए गुड साइन ऑफ योर गुड मेंटल हेल्थ। अब आता है कि बेटर मेंटल हेल्थ रहे, इसीलिए हमें किस किस एरिया में काम करना है। मेंटल इलनेस हो गया, ट्रीटमेंट लेनी है, साइकोथेरेपी लेनी है, काउंसलिंग लेनी है, दैट इज डिफरेंट इशू। मेंटल हेल्थ हमारा ठीक रहे कैसे, तो हमें उन एरियाओं को समझना पड़ेगा जो हमारे मेंटल हेल्थ को प्रभावित करता है, तभी हम मेंटल हेल्थ को ठीक रख पाएंगे। इस पावदान में सबसे पहले आता है कि जिस जिस जगह हम होते हैं, सबसे पहला पड़ाव हमारा फैमिली होता है। अगर हमारा फैमिली में रिलेशनशिप अच्छा है, फैमिली में डिसफंक्शन नहीं है, लॉस नहीं है, फैमिली में किसी का ब्रेकिंग नहीं है, गरीबी नहीं है, डेली प्रॉब्लम्स फैमिली की नहीं है, तो हमारा मेंटल हेल्थ के इश्यूज कम होंगे, मेंटल हेल्थ की समस्या कम होगी। फैमिली की एक अपनी डायनेमिक्स होती है ना। शाम होते होते हम फैमिली में रहते रहते, रिलेशनशिप में रहते रहते चिड़चिड़ा हो जाते हैं। आज भाई ने कुछ कह दिया, आज बहन ने कुछ कह दिया, लीडरशिप गड़बड़ हो गई, कम्युनिकेशन का कोई पैटर्न नहीं है, तो हम कैसे समझे इस बात को। तो यहाँ हमें फैमिली डायनेमिक्स को समझना जरूरी है। अच्छी फैमिली हो कही जाती है जिसमें एक लीडरशिप हो, एक लीडर हो, भाई अपनी चला रहा है, बहन अपनी चला रही है, माँ अपनी, बाप अपना, तो हमारी फैमिली सही ढंग से नहीं चलेगी। ओपन इंडेड, फुल ओपन इंडेड नहीं होना चाहिए। पड़ोसी आ रहा है, इंटरफेयर कर दे रहा है, गाइडेंस दे के चला जा रहा है, उलुल जुलुल बातें बता के चला जा रहा है, या फैमिली बहुत क्लोज्ड है ना, कि हमें कुछ सीखना ही नहीं है, बाहर से कुछ समझना ही नहीं है, तो फैमिली की डायनेमिक्स इंटैक्ट होनी चाहिए। ये सारी प्रॉब्लम्स कम से कम रहेंगे तो हमारी मेंटल हेल्थ की इश्यूज भी कम से कम होंगे। अचानक किसी का गुजर जाना, एक्सीडेंट में डेथ हो जाना, या फैमिली ब्रेकअप आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैरिटल लाइफ वही कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, बहुत जल्दी हम
उब जाते हैं आजकल, डाइवोर्स बहुत ही कॉमन है, सहन शक्ति बहुत कम हो गई है। तो ये सारे रिपरकशन है, होने को तो ये सारी चीजें होती है, लेकिन जो पर्सन होता है, जिनके साथ ऐसा होता है, या इनफैक्ट जो ऐसा करते भी हैं, उनकी भी मेंटल हेल्थ तो गड़बड़ होती है। मानते हैं इस बात को आप लोग? रिजल्ट इज रिजल्ट, लेकिन मेंटल हेल्थ के इश्यूज तो होते ही हैं। लाइक डेट ओनली इन्वायरमेंट। अब हम सबसे पहले अपने परिवार में बढ़ते हैं, उसके बाद हम सोसाइटी में रहते हैं, इन्वायरमेंट में रहते हैं। वो इन्वायरमेंट कितना कंड्यूसिव है, अगर वो पैथोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ न कुछ दिक्कत हो रही है, आपका जो नेबर है वो बहुत गुस्सैल है, रोज लड़ाई झगड़ा करता है, रोज थ्रेट्स देता है, रोज परेशानी क्रिएट करता है, आप दरवाजे से निकलते हैं, उसकी डॉगी ने वहाँ पोटी कर दी है, या उसने दरवाजे से बाहर पानी फेंक के गीला कर दिया है, ये सब देखने में बड़ी छोटी छोटी बातें लगती हैं। ये हमें मेंटल इलनेस तो नहीं करा सकती, लेकिन हमारे मेंटल हेल्थ के इश्यूज को कॉम्प्रोमाइज कर सकती है, और जीवन में ये सारी छोटी छोटी चीजें बने रहेंगी। अगर ये फर्दर डिटोरेट्स करेंगी तो शायद इनहेरिट होता है हमारे अंदर, वल्नरेबिलिटी इनहेरिट होती है। अगर वल्नरेबिलिटी है, प्री डिस्पोजिशन, हेरिडिटरी जेनेटिक लोडिंग है, तो हम मेंटल इलनेस की तरफ भी पहुंच जाएंगे। इसके बाद एक आता है डिजास्टर्स। मैंने शुरुआत में कहा, कोविड को डिजास्टर मानते हैं आप लोग? मानते हैं डिजास्टर एक मैन मेड या नेचुरल? ये तो अभी कंट्रोवर्शियल है, डिसाइडेड नहीं हुआ है कि मैन मेड था या वो था। लेकिन कोई भी डिजास्टर, आपदा, ये मेंटल हेल्थ इशू को इफेक्ट करती है। नॉट नेसेसरी हमें कोई मेंटल इलनेस हो, लेकिन हमारी मेंटल हेल्थ पे इसका फर्क पड़ता है। आप लोग मैंने नाम सुना होगा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, हम लोग शॉर्टकट में PTSD बोलते हैं। ट्रॉमा के बाद हमारे यहाँ हमें साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, हमारा मेंटल हेल्थ इश्यूज गड़बड़ होता है। वो ट्रॉमा बहुत तरह के हो सकते हैं, हमारे घरों से शुरुआत हो सकती है, सेक्सुअल एब्यूज के केसेस में ट्रॉमा होगा, डिजास्टर अगर कोई होगा, अचानक बाढ़ आ गई, अकाल पड़ गया, किसी को हमने फैमिली में लॉस कर गया, ये हमारे लिए होगा। उत्पीड़न के जितने भी एब्यूज के मामले होंगे, फिजिकल और सारी चीजें, ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर है। उसी तरह कोविड भी एक बहुत बड़ा डिजास्टर थे। छोटे छोटे बच्चों ने अपने माँ बाप को खोया, पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स गुजर गए, कोई अनाथालय चला गया, किसी के दादा दादी पाल रहे हैं, ऑल ऑफ अ सडन हुआ, अच्छी भली जिंदगी चल रही थी, सब कुछ रुक गया। तो दिस इज द डिजास्टर। तो ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ, अगर हम अच्छी जीवन नहीं जी रहे हैं, हमारी जो जिंदगी है वो बहुत ही परेशानी में बीत रही है, छोटी छोटी चीज़ों से हम परेशान हैं, तो हमारे मानसिक स्वास्थ्य के पर असर पड़ता है। लाइवलीहुड, अगर किसी का लाइवलीहुड बहुत आराम से है, जैसे हम प्लान कर रहे हैं, हम अब निभा पा रहे हैं, वेल, बहुत लोगों की, मैक्सिमम मुझे लगता है मोर देन 50-60% जो आबादी हमारी है वो गरीबी में है इंडिया में। तो लाइवलीहुड ही अपने आप में एक मुश्किल है, 2 टाइम की रोटी गुजारना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आप सोच सकते हैं उनके मानसिक स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ रहा होगा। तो लाइवलीहुड एक बहुत बड़ा कंसर्न है। वर्क प्लेस प्रॉब्लम, हम में से जितने भी लोग जॉब करते हैं, जॉब करना कोई मामूली बात नहीं है। बॉस को खुश रखना, बॉस के साथ मिलके काम करना, कलीग्स के साथ काम करना, वर्कलोड, ये सारे इश्यूज हैं जो कि हमारे मेंटल हेल्थ को प्रभावित कर सकते हैं। आप लोग यूथ हैं, नशा लेने पर मेंटल हेल्थ कैसे प्रभावित होगा? क्यों माने हम ऐसा? नशा लिया, बात खत्म। जितने देर नशे में रहे, प्लेजरेबल एक्टिविटी के लिए हमने नशा लिया था या फ्रस्ट्रेशन को डिमोलिश करने के लिए लिया था, वो काम तो कर गया नशा। तो मेंटल हेल्थ कैसे प्रभावित हो गया? ड्रग्स लेने के बाद डेविएंट बिहेवियर हो सकता है, ये रिपरकशन हो सकता है, कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं कि हमारे व्यवहार में परिवर्तन आए। ठीक है, ड्रग लेना अपने आप में एक मेंटल हेल्थ के इंडिकेटर इश्यूज हैं। ड्रग लेने के पीछे हमारे बहुत बड़ी राजनीति होती है, बहुत बड़ी समझ होती है। जो भी ड्रग लेता है इतने आसानी से ड्रग नहीं लेता है वो ना, वो चोरी भी कर सकता है, वो दूसरे को चीटिंग भी कर सकता है ना। लोग एक दूसरे को मारने तक पर भी नौबत आ जाती है। तो ड्रग लेना अपने आप में एक बहुत बड़ा सोशल प्रॉब्लम है, और ये इफेक्ट करता है जहां हम जिस फैमिली में रहते हैं उस फैमिली को इफेक्ट करता है, फैमिली के हर लोगों की मेंटल हेल्थ के इश्यूज को इफेक्ट करता है, पर्सन के इश्यूज को इफेक्ट करता है, एज पर से सोसाइटी के मेंटल हेल्थ के इश्यूज पर इफेक्ट करता है।
तो ड्रग एक अपने आप में और एडिक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है जो कि मेंटल हेल्थ अच्छा रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ड्रग फ्री लाइफ जिए। अगर हम ड्रग फ्री लाइफ नहीं जीते हैं तो अपनी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम तो हमने बढ़ाई, परिवार की भी बढ़ाई और सोसाइटी की भी बढ़ाई। क्योंकि ड्रग लेने वाले अमूमन पाए गए जो क्रिमिनल्स होते हैं या जो क्राइम रिलेटेड एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह के ड्रग के सेवन में रहते हैं। तो एज ए होल हम ये कह सकते हैं कि पूरी सोसाइटी की ही मेंटल हेल्थ को हमने खराब कर दिया। तो ये सारे मोटे मोटे तौर पर दो तरह के सोशल इश्यूज हुए जो मेंटल हेल्थ को प्रभावित करती है, इसीलिए साइको सोशल एस्पेक्ट की बात हुई। अब सोशल एस्पेक्ट्स में हम अनगिनत बातों को जोड़ सकते हैं, फैमिली, सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप इसमें से जोड़ सकते हो। अब आता है हमारा सेल्फ कंसेप्ट, या हम इसको बोले कि ठीक है परिवार में कोई दिक्कत है, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम होगी, समाज में वर्क प्लेस, स्कूल, इन्वायरमेंट, हर तरह की इश्यूज़ में दिक्कत है, मेंटल हेल्थ की इश्यूज़ हो सकती है। लेकिन हम में ऐसा क्या है, हम में ऐसा क्या है साइकोलॉजिकली, इंडिविजुअली ऐसा क्या है जिसकी वजह से भी मेंटल हेल्थ हो सकती है? प्लस और माइनस दोनों चीज़ है हमारे में, इंडिविजुअल में। आप सब लोग मानते हैं इस बात को? अगर हम उस पर काम करते रहे तो शायद हमारा मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम कंपैरेटिवली कम होगा अगर उस ऐसे लोगों के बनस्पत जो कि इस पर काम नहीं करते हैं। सर ने टच किया था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं बोलना चाहूँगा। सेल्फ एफिकेसी और सेल्फ स्टीम एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम लोगों ने, मैंने दिक्कत वाली बात पहले की थी, परिवार में भी दिक्कत है तो स्वभावतः है कि इंडिविजुअल भी इफेक्टेड हो जाएगा। अगर किसी माँ बाप के ब्रेकअप इशू है, माँ बाप की रोल की झिकझक है, तो बच्चों को इंडिविजुअल इशूज़ होंगे, मेंटल हेल्थ इशूज़ होंगे, लेकिन उसका अपना एक सेल्फ एफिकेसी है ना। प्रॉब्लम तो है लेकिन वो कितना इफेक्टिवली उसको डील करता है, कितना उसका सेल्फ स्टीम हाई है या पॉजिटिव है, जिसके वजह से इन सारी चीज़ों को डील, ये बनस्पत की फैमिली में प्रॉब्लम, इन्वायरमेंट में इसकी होते हुए डील कर पाता है ताकि उसको नहीं हो। एक फैमिली में मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकती है इन प्रॉब्लम की वजह से, दूसरी फैमिली के बच्चों को या लोगों को नहीं भी हो सकती है। वो डिटरमाइन करता है कि वो जो इंडिविजुअल था उसमें सेल्फ एफिकेसी और सेल्फ स्टीम कैसे थे। कैसे हम अपने इमोशनल, सोशल, साइकोलॉजिकल वेलबींग को इम्प्रूव करें। हमें अपनी लाइफ को एंजॉय करनी है और जब भी हमारे सामने कोई मुसीबत आता है हमें उसे वापस करना है। उससे, उस मुसीबत को लेकर, उस परेशानी को लेकर हमें उसमें लीन नहीं होना है। और बैलेंस डिफरेंस एलिमेंट लाइफ ऑफ फैमिली, फाइनेंसेस, फील सेफ एंड सिक्योर, अचीव देयर फुल पोटेंशियल। और अपने पोटेंशियल को फुल्ली यूज़ करना है, लाइफ को एंजॉय करना है। उसके लिए फैमिली, फ्रेंड्स, आपकी सराउंडिंग्स, ये सारी चीज़ें एक अहम भूमिका निभाती है। अब फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ हैव ए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। If a chronic illness affects a person's ability to complete their regular tasks, it may lead to depression and stress. These feelings could be due to financial problem or morbidity. Already मैंने इस चीज़ को आप लोगों को explain किया कि how mental and physical health are interconnected. Mental illnesses such as depression and anorexia can affect the bodily image and overall function. जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं, उदासी की बात करते हैं, जनरली हम मेंटल इलनेस में अगर बात करते हैं क्लेमैन की तरह तो उसमें कहते हैं उसे डिप्रेशन हो गया है। लेकिन मेंटल इलनेस सिर्फ डिप्रेशन नहीं है, मेंटल इलनेस के भी बहुत प्रकार हैं। डिप्रेशन में लोगों को इंसाइट होता है, जैसे साइकोटिक और न्यूरोटिक कहते हैं, ये शायद आप लोगों को थोड़ा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस साइकोटिक डिसऑर्डर में होता है, पेशेंट को बिल्कुल इंसाइट नहीं होता है कि उसे प्रॉब्लम है और वो हमेशा ये बोलेगा कि मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट डिले होता है। लेकिन अगर किसी बंदे को उदासी है, एंग्जाइटी है, वो खुद हेल्प सीख करने के लिए डॉक्टर के पास जाने की कोशिश करता है, जिससे कि अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट इज़ ऑलवेज बेटर। अगर हम जल्दी डायग्नोस कर देते हैं, इन टाइमली इंटरवेंशन हो जाता है, तो उसका प्रोग्नोसिस भी अच्छा है। और ऐसी बात नहीं है कि जिसका मेंटल हेल्थ अच्छा है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेंटल हेल्थ और जिसे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका मेंटल हेल्थ अच्छा है, ये दोनों बातें हैं। क्योंकि जब मेंटल हेल्थ हमारा अच्छा है तो हम बड़ी बड़ी परेशानियों को, स्ट्रेसेस को पॉजिटिव वे में लेकर अपनी नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव थिंकिंग में कन्वर्ट करके उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं।
और ये सोचते हैं कि हम इस कठिन परिस्थितियों में अपने आप को अगर हम नेगेटिविटी की तरफ लेके जाते हैं तो क्या हमारा गोल अचीव हो पाएगा। जैसे हम सुसाइड की बात करते हैं, स्टूडेंट्स की बात जो सर ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि सुसाइड हो रहे हैं, यूथ में सुसाइड हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। बहुत बार मानसिक अवस्था ठीक नहीं होती जिसकी वजह से लोग सुसाइड करते हैं। बहुत बार अल्कोहल और एक्सेस सब्सटेंस अब्यूज़ की वजह से कहते हैं। या अगर आप थ्योरी की बात करें तो उसमें थ्योरी भी बहुत सारी हैं, क्यों हम आत्महत्या क्यों करते हैं। लेकिन अगर हम इन जनरल बात करें तो जब हमारा कोपिंग मैकेनिज्म सही नहीं होता है, हम ऑनगोइंग स्ट्रेसेस को अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पाते हैं, फॉल्टी कोपिंग होता है, तो वो अवॉइडेंस होता है, सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, इससे अच्छा तो मर जाना ही अच्छा है। लेकिन यहाँ जब हम नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव में लेकर आएँ कि क्या अगर हम मर जाएंगे तो हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाएगा, या अगर हम मरने की कोशिश किए और नहीं मर पाए तो हमारी कोई किसी भी बॉडी के पार्ट का डैमेज हो सकता है, जिससे हमारी लाइफ क्या हो सकती है, या हम अपने लिए अपनी फैमिली के लिए कितना प्रीशियस है। अगर हमने अपनी ज़िंदगी ख़त्म की तो उससे हमारी फैमिली को क्या नुकसान हुआ। तो हम हमेशा अपने लिए ही नहीं, हम अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए भी काम करते हैं। नेक्स्ट, अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे अच्छे हेल्थ को, गुड हेल्थ को की बात कर रहे हैं, जिसे पॉजिटिव हेल्थ भी कहते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसे प्रभावित करते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स तो होता ही है, बहुत बार पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं। जैसे किसी भी इलनेस में आप देखिए, अगर फिजिकल इलनेस की बात करें और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले आपसे यही पूछा जाता है कि क्या आपकी फैमिली हिस्ट्री कुछ थी, अगर आपको डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है या किसी भी बीमारी में। उसी तरह कुछ लोडिंग होती है, बहुत बार जैसे कंडक्ट डिसऑर्डर होता है जिसमें पर्सनालिटी ट्रेट्स आ जाते हैं। अगर पहले किसी को फैमिली में है तो बच्चों में कभी कभी आ जाते हैं। इसके लिए कोई प्रूवन स्टडीज़ अभी तक हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन जनरली ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जो हम किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वो हमें किस तरह से अफेक्ट कर रहा है। जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर है, आपका फैमिली इन्वायरमेंट कैसा है, आपकी फैमिली में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसा है, कम्युनिकेशन पैटर्न कैसा है, एक दूसरे से लोग कैसे बातें कर रहे हैं, क्या उनकी बॉन्डिंग कितनी है, क्या ये पॉजिटिव। कम्युनिकेशन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। बहुत बार हम डायरेक्ट बात करते हैं, अगर हमें कुछ प्रॉब्लम है तो हम डायरेक्ट अपने फैमिली मेम्बर से बात करते हैं या किसी के थ्रू जाके बात करते हैं। या घर का लीडरशिप कैसा है फैमिली का, क्या डिसीजन एक ही बंदा लेता है या फिर सब दूसरे फैमिली मेम्बर्स से वो सजेशन लेकर एक जो लीडर होता है वो फैमिली में डिसीजन लेता है। तो जो इन्वायरमेंट है वो भी हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है। और जो इन्वायरमेंट की बात करते हैं वो हमारी फैमिली से शुरू होता है, स्कूल, कॉलेज एंड वर्क प्लेस एंड कम्युनिटी, यहाँ तक की इन्वायरमेंट की हम बात करते हैं। सोशल एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे मेंटल हेल्थ के लिए। अगर हम फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है क्या, या हम अपनी बेसिक नीड्स को पूरी नहीं कर पा रहे हैं और एवरीडे लाइफ में हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमारे लिए आज खाने के लिए या हमारी ज़रूरतों को मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे खाना, फूड है, क्लोथिंग है, हाउसिंग है, ये सारी चीज़ें क्या हम कंफर्टेबली पूरा कर पा रहे हैं। अगर ये सारी चीज़ें हम कर पा रहे हैं तो हमारा स्ट्रेस का लेवल कम होगा, हमारी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ेगी और हम आगे अपने ग्रोथ के लिए भी कोशिश करते हैं। अब हम इस हेल्थ को कैसे प्रिजर्व करें। वेलनेस की जब हम बात करते हैं कि द बेस्ट वे टू मेंटेन हेल्थ टू प्रिजर्व थ्रू द हेल्दी लाइफस्टाइल रादर देन वेटिंग until sickness and infirmity to address health problems. People use the term wellness to describe the continuous state of enhanced well-being. हम जब हेल्थ की बात करते हैं तो हमें अपने हेल्थ के लिए, फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए शुरू से काम करना है, ना कि हम जब बीमार पड़ जाएं या हमें एक प्रॉब्लम शुरू हो तब हम अपने हेल्थ के बारे में सोचना शुरू करें। अगर हम हेल्थ पे काम करना चाहते हैं तो एक हेल्दी लाइफ रहने के लिए, एक हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें सारी चीज़ों को शुरू से ही अपने डे टू डे लाइफ में इनकलकेट करनी चाहिए। नेक्स्ट,
अब their wellness promotes active awareness of the participating the measure and the preserve the health both and the individuals and the community. Maintaining wellness and optimal health is to lifelong daily commitment. मैंने कहा ये डेली का कमिटमेंट है, एक दिन की बात नहीं कि आज हमने एक्सरसाइज कर लिया या आज हमने अच्छा खाना खा लिया, दूसरे दिन जाकर जंक फूड ले लिया और आज हमारा कोई शेड्यूल नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, तो वो उसमें हम उसको अपने मेंटल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को हम प्रमोट नहीं कर पाएंगे. तो हम ये कंटिन्यूस प्रोसेस है. दिस हैज़ टू बी फॉलो ऑन डेली बेसिस. Like steps that can help people to obtain wellness include like eating a balanced diet. अभी हम लोगों ने इतना अच्छा हेल्दी एंड बैलेंस डाइट लिया है, सब लोगों ने बहुत इन्जॉय किया है और खाने का हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अहम भूमिका होता है, जो हमें एक हमारे फिज़िकल हेल्थ को और हमारे मेंटल हेल्थ को भी काफ़ी हद तक प्रभावित करता है. कम से कम अपने आप को, जैसे मैंने कहा था फिज़िकल एक्टिविटीज़ एंड एक्सरसाइज की बात करी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट and we have to do on daily basis some other kind of activities, physical activities. या आप रनिंग कर लो, जिमिंग कर लो, वॉकिंग कर लो, साथ साथ में आप आजकल योगा के बारे में आप देख रहे हैं कितनी अवेयरनेस हो गई है, लोग अपने डेली लाइफ में योगा को इनकलकेट कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं. और जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब इसका योगा दिवस पे पूरे विश्व में फैला दिया कि योगा कितना इम्पोर्टेंट है हर इंसान के लिए, तो 150 मिनट कहते हैं कि हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज एवरी वीक करनी चाहिए सबको. और टाइम टू टाइम अपने स्क्रीनिंग भी करवानी चाहिए अपने डिजीज़ के बारे में. लर्निंग टू मैनेज द स्ट्रेस इफेक्टिवली, कैसे स्ट्रेस को मैनेज करना है. तो स्ट्रेस आप कैसे मैनेज करोगे? विथ हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म, विद पॉजिटिव थिंकिंग एंड कन्वर्टिंग द नेगेटिव थिंकिंग टू पॉजिटिव थिंकिंग, एज आई एक्सप्लेन अर्लियर. एंड इंगेजिंग इन एक्टिविटी दैट प्रोवाइड पर्पस, अपने आप को उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व करो जिसका कोई पर्पस हो, जिसका कोई, जो आपकी लाइफ में किसी चीज़ का गोल हो और उस पर्पस से, उस गोल को अचीव करने के पर्पस से आप कुछ काम कर रहे हो. और उन लोगों से अपने आप को कनेक्ट करो. जब हम सोशल नेटवर्किंग की बात करते हैं, फैमिली नेटवर्किंग की बात करते हैं, रिलेशनशिप की बात करते हैं, फ्रेंडशिप की बात करते हैं, तो उसका मतलब यही है कि हमें कनेक्ट करना है अपने आप को दूसरे लोगों के साथ, इससे हम सपोर्टेड फील करते हैं. और सोशल सपोर्ट की जब हम बात करें तो ये हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है. सोशल सपोर्ट भी डिफरेंट टाइप्स के हैं. प्राइमरी सपोर्ट जो अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेम्बर से हमें मिलता है, ब्रदर सिस्टर से जो ब्लड रिलेटिव्स होते हैं. सेकेंडरी सपोर्ट की अगर बात करें तो हमारे फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं, उनसे हमें सपोर्ट मिलता है. और टर्शरी सपोर्ट में कि आप इंस्टीट्यूशन से अपनी हेल्प लेते हो, वो आपको सपोर्ट, आप बीमार होते हैं, आप हॉस्पिटल में जाते हो, आपका ट्रीटमेंट होता है, तो वो भी आपका एक सपोर्ट है. तो ये तीनों सपोर्ट सिस्टम अगर आपकी लाइफ में अच्छे हैं तो आपका हेल्थ, मेंटल हेल्थ भी अच्छा होगा. दूसरी चीज़ है कि जब हम मेंटल हेल्थ प्रमोट की बात करते हैं तो उसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि हेल्पिंग द पीपल टू फील इंक्लूडेड इन योर कम्युनिटी, प्लान कम्युनिटी इवेंट्स लाइक बारबेक्यू, ऑर्गेनाइज रीडिंग, रनिंग एंड आर्ट एंड क्राफ्ट. कम्युनिटी में हम बहुत अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं, स्किट करते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्री टाइप्स चीज़ें करते हैं. इस तरह की एक्टिविटीज़ से भी अपने मेंटल हेल्थ, पॉजिटिव मेंटल हेल्थ को आप बढ़ा सकते हो. And participating physical activity, encouraging participation, family members, work colleague, friends, taking ownership of your life experiences, not blaming your situation on the event beyond your control, eating well. मतलब जब हम इंटरटेनमेंट की बात कर रहे हैं या किसी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने की बात कर रहे हैं, कुछ इवेंट्स करना चाह रहे हैं, तो उससे वो हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने कोलीग के साथ, फ्रेंड्स के साथ इस तरह के छोटे मोटे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर लें. लाइक आप देखते हो अगर किसी फ्रेंड्स का बर्थडे है, हम लोग सब मिलकर बर्थडे के लिए बाहर ईटिंग आउट चले जाते हैं. या कि छोटे छोटे हम रीज़न्स हमें ढूंढना चाहिए कि कोई बड़ा रीज़न नहीं है कि हम उसमें कोई पार्टी करें, या वो उस लेवल का भी हम कोई प्रोग्राम कर सकते हैं जिसमें हम कम खर्चे में, बहुत कम समय में भी करके इंजॉय कर सकते हैं. लेकिन वो एक सेंस ऑफ फीलिंग ऑफ इंजॉइंग द टाइम वो होनी चाहिए.
अब और मेन फोकस आप लोग को अपने स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करनी है, कोपिंग मैकेनिज्म अच्छा रखना है, सपोर्ट सिस्टम को बिल्डअप करना है, और ये जो ड्रग अब्यूज़ और अल्कोहलिज्म ये सारी जो बातें चलती हैं स्ट्रेस कम करने का, वो रास्ता बिल्कुल नहीं है। हाँ, स्पिरिचुअलिटी को आप अडॉप्ट कर सकते हो, उसे भी हम हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म कहते हैं। जब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं, हमने सब छोड़ दिया, भगवान को पे छोड़ दिया, वो चीज़ें हैंडल हो जाएंगी। वो भी एक मैक्सिमम लोग स्पिरिचुअलिटी को ही अडॉप्ट करते हैं अपने अपने रिलीजन के हिसाब से। पॉजिटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच एंड सपोर्ट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए, उसको कम करने के लिए, उसकी इंटेंसिटी को कम करने के लिए। और जो ड्रग अब्यूज़ की बात होती है, उसमें अगर हम कम्युनिटी में इस तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम, अगर आप लोग NGO से जुड़े हुए हो, अवेयरनेस प्रोग्राम अगर ऑर्गेनाइज करते हो, उसमें क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट है, जो आप ड्रग्स ले रहे हो, आपको कितने एडिक्ट्स मिलेंगे, जिस फिजिकल इलनेस उनके अंदर HIV और ऐसी इलनेसेस हो गई हैं जो कि बिकॉज ऑफ वो जो इंजेक्टेबल और वो सारी चीज़ें, तो उस पर भी काम करने की ज़रूरत है। और बाकी अब हम एक इंटरेक्टिंग सेशन रखेंगे जिसमें हम आपके जो भी सवाल हैं कोशिश करेंगे कि उसका जवाब दें, और डॉक्टर हिमांशु, डॉक्टर जगदीश जी तीनों मिलकर आपके जो भी क्वेरीज है, जो भी आप लोगों ने सुबह से सुना है, सीखा है, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत क्वेरीज होंगी, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई होगी, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको उस क्वेरीज को हम क्लियर करें। मेरा नाम पूजा है और मैं अभी 10th क्लास में हूँ। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर आके। मैंने फर्स्ट सेशन अटेंड किया यहाँ का। मैं पहले ऐसे कभी सेशन में नहीं गई हूँ। मैंने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी हैं और मैं कोशिश करूँगी कि मैं ये जो चीज़ सीखी हूँ मैं दूसरों को भी मतलब उसकी इन्फॉर्मेशन दूँगी, उनको समझाऊँगी, उनकी हेल्प कर सकूँगी। सर मेरे 3 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी मेक गुड रिलेशनशिप्स? क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है रिलेशनशिप में बनाने में किसी के साथ। जब मैं लोगों के साथ बात करती हूँ तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं अपनी बहन के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं बना पाती। मैं उनसे हमेशा मैं उनसे हर बात नहीं कह पाती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं उनके साथ कहूँ बट नहीं कह पाती कहीं ना कहीं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि मैं कैसे बना सकती हूँ। जो बात मैडम ने भी कही थी, हम लोग दोनों ने भी कही थी, सबसे पहले आप अपने आप को वैल्यू देंगे और आपको ये एहसास हो रहा है कि मेरा अच्छा संबंध हमारी बहन से नहीं बन पा रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? क्या नहीं हो रहा है उस पर नहीं जाना है, क्यों नहीं बन पा रहा है उस पर जाना है। हमें कारण खोजने हैं कि क्यों नहीं बन पा रहा है। क्या मैं बहुत तीखा बोल देती हूँ, मैं बहुत बॉसी हो जाती हूँ, मैं बहुत डिसिप्लिन दिखाती हूँ, या मैं उसको इग्नोर करती हूँ, या मैं उसको रिस्पेक्ट नहीं देती हूँ। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी बहना को रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे हैं उस तरह का जितना वो चाहती। अब वो चाहती क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है। उसकी जो चाहत है क्या वो उचित है या अनुचित है, ये आपको तय करना है। क्योंकि अगर आप बड़ी हैं तो उचित है तो आपको रिस्पेक्ट देना है, उसकी चाहत को पूरा करना है। अगर अनुचित है तो उसको बताना है। ऑलवेज पे रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल टू अदर्स। आप उनको सम्मान देंगे, निश्चित रूप से वो आपके बात को मानेगी और आपके साथ संबंध अच्छा बनेगा। उनकी छोटी छोटी बातों को, जो मैडम ने कहा था कि पॉजिटिव बोलें, वो अगर थोड़ा भी काम करती है तो उसको प्रशंसा करिए, उसकी तारीफ करिए कि तुमने अच्छा किया। उसको लगेगा दीदी हमको मानती है। तो वो आज कल तक आपकी बात शायद नहीं मान रही थी, आज से मानना शुरू कर दे। आपका संबंध बहुत अच्छा बनेगा। और जब भी बोलें प्यार से बोलें। आपको गुस्सा भी करना है आप करिए, बाद में जब नॉर्मल मूड में उसको समझाइए, बेटा हम गुस्सा इसलिए करते हैं क्योंकि तुम सीखोगे, नहीं तो सिखाएगा कौन। धीरे धीरे वो समझ में आए। मेरा नाम नाहिद है और मैं किलकारी होम कश्मीरी गेट से एज अ काउंसलर वहाँ वर्क करती हूँ। और मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो जगदीश सर से है।
क्योंकि जगदीश सर ने थोड़ा इंटरपर्सनल के बारे में और ब्रोकन और वो सुसाइडल के बारे में जो बात की थी, उसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन था कि सर जो डिसफंक्शनल फैमिलीज़ होती हैं ज़्यादातर उसमें बिहेवियर एडिक्शंस जिसकी हम बात कर रहे थे, ये चीज़ें देखी जाती हैं। और मैंने एक चीज़ और देखी है सर डिसफंक्शनल फैमिली में कि जब सिंगल पेरेंट्स होते हैं उनके, वेदर दे आर वेरी वेल सेटल इकोनॉमिकली, अदरवाइज़ इसके साथ साथ ही उसमें मतलब डिसफंक्शनल चीज़ें देखी जाती हैं। जैसे मान लीजिए अगर घर का बड़ा बेटा है या कोई बड़ा है, फिर भी मतलब उन लोगों के अंदर वो वाली चीज़ें, क्योंकि सिंगल अगर मदर है या फादर है, वो उन लोगों को गैदर नहीं कर पाता है। तो ये वाली चीज़ें या तो उन लोगों को मतलब वो बेरोज़गार हो जाते हैं, काम करने का मतलब बिल्कुल लीनियंट कैजुअल हो जाते हैं, या फिर वो किसी और एडिक्शन में पड़ जाते हैं। तो किस तरीके से इसको हम मतलब आप इसको किस तरीके से देखते हैं सर? काउंसलर होने के नाते आपने जैसे कहा कि फैमिली डिसफंक्शनल है, सिंगल केयरिंग पेरेंटिंग है, तो सिंगल में उस बच्चे की उम्र कितनी है? उस बच्चे की उम्र 20-25। सो क्वाइट एडल्ट एनफ, उतना समझता है। लेकिन उसने क्या देखा, ऐसे आप भी देखेंगे कई क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, वो ये देखते हैं कि मेरे को कोई देखने वाला है ही नहीं, मेरी माँ अपने आप में रहती है, कमाने में रहती है, मेरी तरफ कोई ध्यान देने वाला नहीं है, फादर नहीं है, सिंगल पेरेंटिंग जो चल रही है। तो वो इस बात पे गौर करता है, सिक्के का जीवन का एक ही पहलू देखता है कि मेरी तरफ ध्यान देने वाला कोई नहीं है। तो वो अब मैं सक्षम दूँ, कोई मुझे डांटेगा भी नहीं, मम्मी भी कुछ नहीं करेगी, बोलेगी भी तो मैं तेज बोल दूंगा, माँ चुप हो जाएगी, और वो अपना जो भी वही प्लेजर ऑफ प्रिंसिपल पे चले जाऊंगा। अल्कोहल ले सकता हूँ, बिहेवियरल एडिक्शन हो सकता है, व्हाटएवर। इसमें उस क्लाइंट के लिए अगर कोई है तो, और एज ए काउंसलर के लिए उसको सिक्के का दूसरा पहलू दिखाना है कि आपने ये देखा कि माँ अकेले कितनी तकलीफें लेके आपको बड़ा कर रही है, आप ये देखो कि आप माँ को क्या हेल्प कर सकते हो, किस मामले में कर सकते हो। मैं तो अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, क्या पढ़ाई के साथ साथ आप अर्निंग कर सकते हो? करना चाहिए, माँ को हेल्प मिलेगी, या माँ जो काम करती है उसमें आप जाके हाथ बटाओ। दिस इज द वे वेयर द क्लाइंट और पर्सन विल बी इन्वॉल्व टू कैरी आउट सम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। ये प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, ये प्रोडक्टिव सोच उसको बिहेवियरल एडिक्शन से दूर रखेगी। जो हम लोगों का डिस्कशन सुबह भी फर्स्ट सेशन में हुआ कि क्या हॉबीज हैं उनको इनकलकेट करना है, और लोनलीनेस, एम्प्टीनेस को दूर करने के लिए एक्टिविटीज में लगाना है। हम अगर ये सोच लेंगे कि डिसफंक्शनल फैमिली है और वो बिहेवियरल एडिक्शन में गया है, तो ऑब्वियस है, लेकिन उसको हटाया भी जा सकता है, उसको एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करके, उसको स्व के लिए, सेल्फ के लिए बताना कि तुम कितने इंपॉर्टेंट हो इस मदर के लिए जिसने तुम्हें बड़ा किया है। तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो क्योंकि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, तुम कमा सकते हो। एज ए काउंसलर यू हैव टू पे मोर अटेंशन दैट व्हाट आर द एसेट्स यू हैव। तुम्हारे अंदर कितनी काबिलियत है वो आपको खोज के बताना है उन्हें। देखो तुम्हें ये आता है, तुम्हें ये आता है, तुम्हें ये आता है, तुम इसको क्यों नहीं कर रहे हो, इसको ऐसे करो। देन ही वुड बी अवेयर अबाउट हिमसेल्फ कि यस आई कैन, जिसकी बात चल रही थी, पोटेंशियल्स को आगे लाने की बात चल रही थी, उनकी पोटेंशियल्स को एज ए काउंसलर आप ला सकते हो। और एज ए क्लाइंट अगर कोई है यहाँ पर, तो दे हैव टू पे मोर अटेंशन ऑन दिस एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ, राइट? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया था कि जो मेडिकल होते हैं हेल्थ प्रॉब्लम, वो किसी भी उम्र के बच्चों को या किसी को भी हो सकती है। तो ये कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपना जो वो होती है जो प्रॉब्लम होती है वो भी फील बता नहीं पाते, और ना ही जो बड़े होते हैं वो भी नहीं बता पाते। हम बड़ा झिझकते हैं, ऐसा क्यों, और हम इस चीज़ को कैसे फेस कर पाएंगे? अब जैसे आप बड़े हो गए हैं, छोटे में नहीं बता पाए, बड़े हो गए, अब आप बताइए, अपने पेरेंट्स को बताइए और खुल के बताइए। मैंने सुबह भी हम लोग तीनों ने एक बात कही है, बताना बहुत ज़रूरी है, डांट पड़े मार पड़े स्वीकार कर लीजिए।
समस्या आपकी फिर वो पेरेंट्स खुद ही देखेंगे कहाँ ले जाना है, किस डॉक्टर के पास ले जाना है, कैसे हल करना है। सर अगर हम मतलब छोटे में वो प्रॉब्लम नहीं बता पाएंगे तो बड़े में, अगर हम छोटे में वो चीज़ कर रहे हैं तो बड़े होते होते हमें लत लग जाती है, तो हम बताते ही नहीं है फिर। बिल्कुल ठीक है, नहीं अब लत लग गई है, लगने दीजिए, अभी भी बताइए, अभी भी मौका है आपके पास। क्यों? छोटे में हमेशा बच्चा फील करता है कि मैं बच्चा हूं, कमजोर हूं, मैं कैसे बताऊं। अब आप बड़े हो गए हैं, अब आप ये सोचिए मैं बता सकता हूं, कह सकता हूं अपनी बात को। मैं यहां से तुम्हें बोल के भेज रहा हूं कि अपने मन में ये कहना है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझे मार पड़ेगी, मार खा लेंगे, लेकिन मैं बताऊंगा जरूर। पहले बताओ, अब बड़े हो गए, अब छोटे नहीं हो, छोटे वाली बात भूल जाओ। छोटे से लगी है लत, ठीक है, लेकिन बता दो, जरूर बताना जरूर है। जिस दिन बताओगे वो दिन आखिरी होगा आपकी समस्या को आगे लाने के। तो सबसे पहले मैं इस प्रांगण में, विश्व केंद्र प्रांगण में अपने छोटे भाई बहनों को बहुत आभार, बहुत प्यार, बहुत स्नेह, बहुत आशीर्वाद विश्व केंद्र की तरफ से और सभी वरिष्ठ जनों की तरफ से देता हूं। आप लोग इसी तरह से हंसें, फूलें, फलें, खूब जिंदगी में आप आगे बढ़ते रहें और ऐसे ही खुश होकर आप लोग रहें। मन की बात बाहर आ जानी चाहिए और ये इस बात का प्रमाण है कि आपने खुलकर आज प्रश्न किए और ऐसे ऐसे सेंसिटिव प्रश्न किए जो प्रश्न करने में आज मैं भी झिझकता हूँ। ये आपके सामने कहते हुए कहीं अतिशयोक्ति नहीं हो रही है या कहीं संकोच नहीं हो रहा है कि मैं भी आज कई ऐसे प्रश्न होते हैं जिस प्रश्न का या तो जवाब नहीं दे पाता हूं जानते हुए भी, या कई प्रश्न कर ही नहीं पाता हूं। लेकिन आप लोगों की इस तरह की शिक्षा है, इस तरह की परवरिश अच्छी हुई है कि आप बेहिचक होकर एक सीनियर से भी अपने दोस्त जैसा व्यवहार करते हुए, अपने भाई बहन जैसे व्यवहार करते हुए आपने जो पूछा, इससे हम बहुत लाभान्वित हुए और जिन लोगों ने प्रश्न पूछा उनके प्रश्न से हम सभी लोग लाभान्वित हुए। आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। इसमें मैं सर्वप्रथम मंच पर विराजमान डॉक्टर जगदीश साहब का मैं नमन करता हूं कि सर, इतना लाइवली चेहरा, इतना हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा, हिमांशु जी को आपने कोसों पीछे छोड़ दिया। मतलब जब हम हिमांशु जी से बात करते हैं तो हिमांशु जी को हम यही बोलते हैं कि आपका जो स्माइल है वो इन्फेक्शियस स्माइल है, चुंबकत्व गुण है, और आपने डॉक्टर हिमांशु जी को भी इतना कोसों पीछे छोड़ दिया तो हम समझ सकते हैं कि हम उस बोट पर सवार हैं जिसमें एक ऐसा मशीन लगा हुआ है जो कि मतलब कि वो अपने गति से नहीं चल रहा है, मन की गति से चल रहा है। तो इसके लिए बहुत बहुत सर आपको हम नमन करते हैं हम संगीता मैम को। डॉक्टर संगीता जी ने इतने अच्छे ढंग से पीपीटी के द्वारा अच्छे से प्रेजेंटेशन दिए, एक से एक अच्छी बातें किए। और मैम आप पहली बार विश्व केंद्र प्रांगण में आए और हमें तो ये लगता है कि जो इस प्रांगण में आ जाते हैं वो हमारे हो जाते हैं। तो आज आप विश्व केंद्र के हो गए, हमारे सभी ये पार्टिसिपेंट्स के हो गए। हमारे अजीत जी यहाँ मंच पर विराजमान हैं, इन्होंने बहुत अच्छा वेलकम नोट दिया, उनको भी मैं नमन करता हूँ कि इस वेलकम नोट के साथ आज आगाज हो पाया इस कार्यक्रम का। मुक्ता मैम ने धन्यवाद दिया। रजत जी ने बहुत अच्छे से यहाँ कार्यक्रम का संचालन किया और रजत थॉमस ही हैं जो इस कार्यक्रम को अंजाम दे पाए। तो रजत थॉमस जी ने बहुत अच्छे से कार्यक्रम का संचालन किया। हमारा ये जो कार्यक्रम है एक छोटी सी शुरुआत है। जीवन में पास्ट को हम बदल नहीं सकते, फ्यूचर हमारे बस में है नहीं। प्रेजेंट को जितने खुशी से हम जी सकते हैं वही ये मेंटल हेल्थ और वेलबींग की चर्चा है। बाकी सब पर हमारी कोई पकड़ नहीं है, भविष्य पर हमारी कोई पकड़ नहीं है और भूतकाल तो हमारे से छूट चुका है। अगर उसके पश्चाताप में जिएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। मैडम ने बहुत अच्छी बात बताई कि नहीं से अच्छा देर होना, और जब जागो तभी सवेरा, जब जाग हम जाएंगे तभी सवेरा है। हमें मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करनी चाहिए, डिस्कशन करनी चाहिए। अगर मन में किसी भी तरह की हमारे मन में कोई भी चीज़ें हैं, संकोच है, कोई न कोई पीयर ग्रुप से आप बात कीजिए, भाई बहन से बात कीजिए, किसी मित्र से बात कीजिए, जहाँ हो सकता है वहाँ हम लोग बात करें, विचार करें। और अपने आप को दो चीज़ें मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरी टीम तो सुनकर थक चुके हैं, तंग आ चुके हैं, लेकिन जो नए भाई बहन आए हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, जिंदगी में जितनी सादगी होगी, जितने पीठ पर बैग छोटा होगा, हल्का होगा, उतनी जीवन आसान होगा। मैं आप लोगों के लिए इतना कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी बेहतर बनाने में ज़िंदगी को ही वक्त नहीं दे रहे। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि ज़िंदगी को बेहतर बनाएं और उसके लिए वक्त ही नहीं दे रहे हैं। कि ज़िंदगी बेहतर बनाने में ज़िंदगी को ही वक्त नहीं दे रहे, कल के परेशानी के चलते आज को ही नहीं जी रहे।
कल क्या परेशानी होगी उसको नहीं जिएंगे। तो उसका एक हमारे पास फॉर्मूला निकल कर आया जो किसी कवि ने नहीं रचा, मैं आने से पहले 2 लाइन खुद से लिखा हूं और ये फॉर्मूला के साथ आपको भेजना चाह रहा हूं। लेंगे आप लोग फॉर्मूला? पक्की बात? इजाजत है सर? चलिए, पूरे मंच के तरफ से, चावला साहब के तरफ से और हमारे ज्ञानंद भाई के तरफ से, सभी पार्टिसिपेंट्स को विश्व केंद्र की टीम के तरफ से ये समर्पित करता हूं। ये जब मैं पंक्ति अंतिम के बाद जब रख दूंगा तो इतनी जोर से ताली बजाना कि सर लोग को लगनी चाहिए कि हमने इतना तैयारी के साथ, इतने अनुभव के साथ बातें की, फिर भी इतनी तालियां नहीं बजी थी। इस आदमी ने क्या ऐसा बात किया कि लाल किला तक आवाज जा रहा है। तब फिर सर अगली बार जब आएंगे तब ऐसे ही बात करेंगे और वो लाल किला तक ही नहीं जाएगा, वो आगरे के ताजमहल तक आवाज जाएगी। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये पंक्ति समर्पित कर रहा हूं। वो पंक्ति कुछ इस तरह से आपको मैं ये पंक्ति समर्पित कर रहा हूं कि बदलता है नजरिया तो बदल जाते हैं नजारे, बदलता है नजरिया तो बदल जाते हैं नजारे, जब संवाद कर सकते हैं तो क्यों कर रहे इशारे। बदलता है नजरिया तो बदल जाते हैं नजारे, जब हम संवाद कर सकते तो क्यों कर रहे इशारे। चलते चलो बढ़ते चलो कारवां बन ही जाएगा, चलते चलो बढ़ते चलो कारवां बन ही जाएगा, कोशिश तो करें हवा के रुख को बदलने को, आसमां झुक ही जाएगा, आसमां झुक ही जाएगा, आसमां झुक ही जाएगा। दुख तकलीफ परेशानी हर किसी के जिंदगी में है। राम जी आए, उनके भी दुख तकलीफ हुए, पैगंबर ईसा जी आए, ईसा मुहम्मद आए हैं, उनको भी, क्राइस्ट को भी यहाँ पर तकलीफ उठानी पड़ी, मोहम्मद साहब को तकलीफ उठानी पड़ी, गौतम बुद्ध जी को तकलीफ उठाने पड़ा। कोई भी व्यक्ति धरती पर नहीं है जिसको तकलीफ नहीं हुआ हो। जब भी इस धरती पर मानव आएगा उसको कुछ न कुछ तकलीफ आएगा, लेकिन उस तकलीफ के बीच हंसते हुए हम कैसे निकलते हैं, वही जीवन का आर्ट है, वही जीवन की कला है। इस कला में आप भरपूर रहें। इस कला में भगवान हमेशा आपको अव्वल दर्जे से, डिस्टिंक्शन मार्क से, अब तो 95% की बात करते हैं, आपको 100% मार्क्स से पास करें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आई वांट टू थैंक the chief guest of the session for gracing this wonderful occasion and sharing the wonderful message among all the youngsters and the representative of civil society organizations, none other than Miss Monica Kumar, the managing trustee of Manas Foundations. Thanks to Miss Monica Kumar for gracing the event today. After this, we have these 3 wonderful faces. We can say the technical resource person to the event, who just not only shared the technical aspects of mental health and illness, the psychological aspect of mental health, and what is the mental health, but also, they have been more participative. They interacted with, one-to-one. They also allowed you the mic to ask the questions that come to your mind, and, they also let know that what actually this mental health is and how to keep ourselves very fit mentally and physically. मैं मानता हूँ साल 2022 की शुरुआत इससे बढ़िया शायद हो ही नहीं सकता है। इसके लिए मैं ये 3 और रिसोर्स पर्सन्स जो हमारे साथ आज मंच पे हैं, चाहे वो डॉक्टर जगदीश सर हो, डॉक्टर हिमांशु सर हो या डॉक्टर संगीता गोटेवाल मैम हो, मैम और सर, आप सब लोगों को विश्व युवक केंद्र की तरफ से और सारे पार्टिसिपेंट की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया, तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं कि आप अपने कीमती समय सुबह 10 बजे से लेकर आज शाम की लगभग 5 बजने वाली है, आप तीनों लोग हमारे साथ जुड़े रहें। ना कि सिर्फ जुड़े रहें फिजिकली, इमोशनली, मेंटली। और ये मैं पूरे फक्र के साथ कहूँगा सर, ये एक बहुत ही बढ़िया मौका रहा, इनफैक्ट फॉर मी ऑल्सो एंड ऑल द कलीग्स ऑफ विश्व युवक केंद्र। इसके लिए फिर से आप तीनों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक्स अ लॉट फॉर ग्रेसिंग द ओकेजन्स एंड बीइंग विद अस हियर फॉर द होल डे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द सेंटर ऑफ द प्रोग्राम। जहाँ कहा जाता है ना कि मूवी देखने जा रहे हैं, अगर ऑडियंस में हॉल में अगर ऑडियंस ही नहीं है तो फिर मूवी की क्या फ़ायदा। उसी तरह किसी भी कार्यक्रम को सफलतापूर्वक अगर हमें कंप्लीट करना है तो उस प्रोग्राम में होते हैं ऑडियंस, उस प्रोग्राम में होते हैं पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट्स मीन्स नथिंग बट यू पार्टिसिपेट्स मोर देन व्हाट वी डू फॉर यू टू पार्टिसिपेट। आज के प्रोग्राम वाकई में हमें एहसास दिलाया कि आप सभी वो पार्टिसिपेंट हैं जिन्हें हम चाहते थे कि हमारे 2022 की इनिशियल या फिर इनॉग्रेशन इवेंट के लिए इनवाइट करें। सो थैंक्स टू यू ऑल फॉर बीइंग विद अस फॉर दिस होल डे एंड एंटायरली गिविंग योर बेस्ट टू पार्टिसिपेट एंड मेक दिस इवेंट अ वंडरफुल, अ बिग सक्सेस।
वंस अगेन थैंक्स टू ऑल आवर पार्टिसिपेंट और उन सारे एनजीओ प्रतिनिधि को जो इस वक्त टेबल पे बैठे हुए, अलग अलग टेबल पे जो आपके साथ आए हुए हैं, जिन्हें आप दीदी कहते हो, प्यार से भैया कहते हो, उन सारे एनजीओ रिप्रेजेंटेटिव्स को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने बच्चों को हमारे साथ ले आए, इस प्रोग्राम के लिए ले आए हैं, जिस प्रोग्राम में कि मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग जो आज की दौर के स्ट्रेस है उसके बारे में सीखने को मिला। Thanks for watching. For more updates, please subscribe to our official YouTube channel and follow us here.